इस ग्राफ में दो चीजें हैं, एक स्टेज 1 जो है ये इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ फैक्टर है और स्टेज 2 होगा वो होगा डिक्रीजिंग रिटर्न ऑफ फैक्टर। ये ग्राफ है, उसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है, तो हम सीधा यहाँ जा रहे हैं। ओके, इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ फैक्टर, रिटर्न टू फैक्टर में क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। ये हमें पता है कैसे होता है कि टोटल प्रोडक्ट कब किस तरह बढ़ेगा, उसके जब रेट बढ़ता है टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट। वही बाइक वाली बात थी कि व्यक्ति को यहाँ से 10 किलोमीटर जाना था, व्यक्ति ने गाड़ी फुल स्पीड पे दौड़ाई और वो लगातार स्पीड को बढ़ाता गया, ठीक है, तो वो डिस्टेंस कवर कर रहा है इंक्रीजिंग रेट के साथ। हर बार उसकी स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। यहाँ पर भी सेम है, टोटल प्रोडक्ट कब बढ़ रहा है, जब उसका रेट ऑफ बढ़ने का जो रेट है उसका वो ज्यादा हो। इन द इनिशियल फेज, शुरुआत के टाइम में, as more and more units of variable factors are employed with fixed factor, total physical production increases at increasing rate and therefore MP also increases। शुरू के फेज में क्या होता है कि हम धीरे धीरे करके जितने भी वेरिएबल्स हैं उसमें यूनिट्स क्या कर रहे हैं, हम बढ़ाते जा रहे हैं। वेरिएबल बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, ये किसके साथ बढ़ रहे हैं, फिक्स्ड फैक्टर्स के साथ। अब कुछ फैक्टर्स कैसे होंगे, वो फिक्स ही रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। उसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, और एक एक फैक्टर को ऐड करते जा रहे हैं। कुछ फिक्स है, उसके अलावा हम कुछ को ऐड कर रहे हैं। तो इससे क्या आउटकम निकलेगा, जब ये होता है उसका आउटकम क्या निकलेगा कि जो आपका फिजिकल प्रोडक्शन है, यानी आप जो गुड्स बना रहे हैं वो बढ़ेंगे किस रेट पे, इंक्रीजिंग रेट पे। जैसे जैसे गाड़ी की स्पीड बढ़ती है, गाड़ी तेज दौड़ती है, तो वैसा वैसा जैसे जैसे आप इनपुट्स बढ़ाते जाएंगे आउटपुट आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है। और उसके सामने क्या होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। अब इसके कारण क्या है, व्हाट आर द कॉजेस फॉर इंक्रीजिंग रिटर्न। तो पहला है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। जितने भी फैक्टर्स फिक्स्ड है उसका यूज कैसा है, अंडर यूटिलाइज्ड है, यानी उनको उनकी फुल कैपेसिटी पे यूज किया गया नहीं था। रिसोर्सेज को, फिक्स्ड रिसोर्सेज को उनकी फुल कैपेसिटी पे यूज नहीं किया गया था, पहला कारण था। इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमें एडिशनल यूनिट्स को डालना पड़ा था। दूसरा, इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर। जितने भी फैक्टर है वो कैसे हैं, इनडिविजिबल है, उनको बांटा जा सकता नहीं है, ठीक है। कि अगर आप सोच रहे हैं कि ये 10, मेरे पास अगर रिसोर्स के नाम पे 10 किलो आयरन ओर है, मुझे स्टील बनाना था, तो उसमें वैसे मैं ऐसा नहीं कर सकता कि 10 किलो उसमें से मैंने 5 बॉक्साइट के लिए डाल दिए अलग से, मैं वैसा नहीं कर सकता। आई कैन नॉट डिवाइड द फैक्टर्स, आई विल हैव टू कीप देम इंटैक्ट। और तीसरा है इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। जितने भी वेरिएबल फैक्टर है इनकी एफिशिएंसी कैसी है, लगातार बढ़ रही है, यानी वो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक काम कर रहे हैं, उनका जो रोल है उसके हिसाब से वो काम कर रहे हैं। दूसरा, डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। ऊपर वाला क्या था, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, यानी यहाँ पे सब कुछ क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सब कुछ घट रहा है। तो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट। अब इसमें क्या हो रहा है, टोटल प्रोडक्ट बढ़ तो रहा है लेकिन रेट कैसा हो रहा है उसका, डिक्रीजिंग रेट। यानी अगर वो गाड़ी लगातार अपनी स्पीड बढ़ा थी डिस्टेंस कवर करने के लिए, अब क्या हो रहा है कि गाड़ी ने अपनी स्पीड को कम कर दिया। डिस्टेंस तो कवर कर ही रही है, पहले 110 पे जा रही थी, अब वो 70 पे आ गई, 60 पे आ गई, अपने वो चल तो रही है और उसकी स्पीड कैसी हो गई, घट गई। तो यहाँ पर भी प्रोडक्शन हो तो रहा है और उसकी स्पीड कैसी है, कम, ठीक है। उसका जो ग्रो करने का जो रेट है वो कैसा हो गया, कम हो गया। तो as more and more variable factors are employed with fixed factors, the total product increases at diminishing rate। यहाँ पर वही होगा, आप वेरिएबल फैक्टर्स ऐड करते जाएंगे और आपका आउटपुट बढ़ता जाएगा। आउटपुट बढ़ता रहेगा लेकिन उसकी स्पीड कैसी रहेगी, कम रहेगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, हम यहाँ पे लगातार ऐड कर रहे थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, हम इसमें धीरे धीरे ऐड कर रहे हैं, ठीक है।
क्योंकि ये कब होता है, जब व्यक्ति रिस्क लेना चाहता नहीं है तब। अगर वो लगातार रिसोर्स डाल रहा है, सामने आउटपुट नहीं निकल रहा, तो वो वेस्ट जाएगा। इससे बेहतर वो क्या करेगा, जरूरत हो उस हिसाब से वेरिएबल्स को ऐड करेगा, फैक्टर्स को ऐड करेगा। कि पहले भाई इतनी जरूरत थी, फिर थोड़ी और की जरूरत पड़ी, फिर और जरूरत पड़ी, तब यहाँ पे क्या होगा, उसका प्रोडक्शन तब बढ़ता है। अगर वो एक साथ सब डाल देगा तो बहुत सारा वेस्टेज में चला जाएगा, क्योंकि प्लांट की ऑपरेटिंग एक कैपेसिटी है। अगर वो कैपेसिटी के बाहर करने की कोशिश कर रहा है तो वो पॉसिबल होगा नहीं। वो रिसोर्स दबा के डाल दे पर आउटपुट उतना निकल ही नहीं पाता प्लांट मशीन में से, तो मतलब भी नहीं। तो जितना उसका आउटपुट हो मशीन में से, उतना ही वो फैक्टर्स को ऐड करेगा, उस हिसाब से उसकी गति को वो कम कर देगा। एमपी डिक्रीजेस बट इज पॉजिटिव, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता है और कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। At the end of this phase, total products become maximum and minor products become zero. ये कल हमने डिस्कस किया था कि जब कभी भी टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम पहुंचता है तो माइनर प्रोडक्ट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसके कारण क्या है, ऑप्टिमल यूज ऑफ फिक्स फैक्टर। जितना भी मेरे पास ये जो फिक्स फैक्टर थे, इसका कैसा यूज कर रहा हूं मैं, इसका मैक्सिमम या प्रॉपर यूज कर रहा हूं मैं। ऑप्टिमल में सब आ गया, मैक्सिमम यूज भी और प्रॉपर यूज भी, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, इस फैक्टर का वेस्टेज रिड्यूस हो जाएगा, पूरी एफिशिएंसी के साथ रिसोर्स का यूज हो पाएगा और उसका असर कहां पर दिखेगा, प्रोडक्ट, ठीक है। देन इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूएबिलिटी, यानी कुछ फैक्टर्स क्या होते हैं कि कभी कभार अवेलेबल न होने के कारण आपको उसका एक ऑल्टरनेट यूज करना होता है। किसी भी फैक्टर का अवेलेबल न होना और उसके बिना काम हो नहीं सकता, तो उसका एक आपको ऑप्शन हमेशा रखना पड़ता है कि ये नहीं तो क्या। जैसे आयरन ओर की बहुत सारी वैरायटीज है, आपको जिस प्रकार का आयरन ओर चाहिए वो अवेलेबल नहीं है, यू हैव टू मूव डाउन टू दी सब्स्टिट्यूट। पर वो कैसे होंगे, इम्परफेक्ट होंगे। परफेक्ट एक ही होता है जिसका यूज होता है। उसके अलावा if you are taking up something else then the required one, तो वो कैसा होगा, imperfect, बैलेंस बिगाड़ देगा वो। यानी जो क्वालिटी ऑफ स्टील मुझे मिलना था यहां से वो मिलने वाला नहीं है। वो स्टील तो बनेगा, उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी रहेगी नहीं। क्यों, क्योंकि जो आयरन मुझे चाहिए था वो अवेलेबल नहीं था, उसकी जगह पे मैंने उसका एक सब्स्टिट्यूट उठाया, उसके बाद नंबर वाला उठाया। मेरा प्रोडक्शन रुकना नहीं चाहिए था, इसीलिए। फिर है स्टेज 3, यानी नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर। ये था इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग, अब ये है नेगेटिव। यहां पे सब कुछ अब जीरो के नीचे जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है, टोटल प्रोडक्ट फॉल्स। टोटल प्रोडक्ट क्या हो रहा है इसमें रिटर्न बटन सब चला गया, टोटल प्रोडक्ट इज फॉलिंग, ठीक है। यानी अब प्लांट अपनी एफिशिएंसी से बाहर जा चुका है, अब प्लांट में उतनी ताकत रही नहीं है, इसलिए आपका प्रोडक्शन क्या हो रहा है, गिर रहा है, और रॉ मटेरियल भी अब इतना अवेलेबल नहीं है। तो एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर एम्प्लॉयड विद फिक्स्ड फैक्टर, टोटल प्रोडक्शन स्टार्ट्स डिक्रीजिंग एंड मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम्स नेगेटिव। अब इसमें होता क्या था बहुत बार कि इसमें इंसान के लालच का भी रोल है। वो देख रहा है कि रिसोर्स डालता गया, मेरा प्रोडक्शन बढ़ता गया और लगातार वो बनाता गया, कमाता गया, तो फिर उसने कहा और रिसोर्स डालो इसमें। पर वो यहां भूल गया कि उसके प्लांट की एक कैपेसिटी है प्रोड्यूस करने की। उसके प्लांट की क्या है, एक कैपेसिटी। हर प्लांट की कैपेसिटी होती है, वो कितना बना पाएगा, है ना। उस प्लांट की कैपेसिटी अगर सिर्फ 50 यूनिट की थी, अगर वो रॉ मटेरियल 60 यूनिट्स का यूज कर रहा है तो 10 का तो वो वेस्टेज आने वाला है, 10 तो वेस्टेज आने वाला है। ऊपर से होगा क्या, मशीन पे ज्यादा प्रेशर पड़ने से, पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस पे ज्यादा प्रेशर पड़ने से ये क्या हो जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा, इसका टूटना शुरू हो जाएगा। जब भी हम किसी इंसान के दिमाग में ज्यादा जोर डालते हैं, सर दुखता है, फिर माइग्रेन हो सकता है, दिमाग की नस फट सकती है, होता है कि नहीं होता। वैसा इधर भी मशीन की कैपेसिटी है,
मशीन को आप ओवर यूज करने की कोशिश करोगे तो गर्म हो सकता है, फट सकता है, नुकसान हो सकता है, ठीक है। और जब भी ऐसा कुछ होता है तो आपकी एक्चुअल कैपेसिटी तो अब खत्म हो गई, वो तो दोबारा से बननी नहीं है क्योंकि आपने मशीन में लोड डाला है। इसकी वजह से क्या होगा कि जो ये 50 भी बन रहे थे अब वो भी बनते नहीं है, उसमें भी अब गिरावट देखी गई क्योंकि पूरा मशीन ही अब क्या हो रहा है, लड़खड़ा गया है, खराब होने आया है, उसका ओवर यूज किया जा रहा है इसीलिए। एंड देयरफॉर एज वी ऑल नो कि भाई जब भी टोटल प्रोडक्शन गिरता है मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाता है, नेगेटिव। वो हमने कल वो टेबल देखा था। कॉजेस क्या होंगे, पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर, कि जितने भी फिक्स्ड फैक्टर थे उसके सामने जो मैंने वेरिएबल फैक्टर डाले वो कैसे थे, इम्परफेक्ट थे, चाहिए उतने डाले नहीं या तो मैंने ज्यादा डाल दिए, दोनों हो सकता है। फिर ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, अब आपका प्लांट फिक्स्ड फैक्टर में आता है, उसका क्या कर दिया आपने, ओवर यूज कर लिया, तो जाहिर सी बात है अब जो उसके जो कैपेसिटी थी वो भी नीचे आ जाएगी, पहले से मुकाबले में अच्छा सा काम नहीं कर पाएगा, पहले करता तो उतना भी नहीं कर पाएगा, उससे क्या होगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा, प्रोडक्शन आपका नीचे आएगा, प्रोडक्शन नीचे आने के कारण क्या होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ओके, और इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होता है, इट इज द सम टोटल ऑफ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होगा कि एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ फर्म ऑन द परचेज एंड हायरिंग द फैक्टर इनपुट फॉर द प्रोडक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है कि वो असली वाला खर्चा है जो आप कर रहे हैं परचेज या उसको रेंट पे ले रहे हैं फैक्टर्स को फॉर प्रोडक्शन इनपुट्स के रूप में, आपका रॉ मटेरियल, लेबर, ये सब इनपुट्स में जाएंगे। दे आर ऑल द फैक्टर्स फॉर प्रोडक्शन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी बोथ, ठीक है। कुछ का प्राइमरी रोल है, कुछ का सपोर्टिव रोल है, हमें पता है ना चीज। तो दैट कॉस्ट इज नोन एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ये वो कॉस्ट है जो कब इनकर किया जाएगा, जब हम परचेज करते हैं ऐसे या परचेज या हायर करते हैं ऐसे फैक्टर्स को प्रोडक्शन को which are used as inputs. These are entered into books of accounts. इनकी एंट्री कहां पर होगी, अकाउंट्स के बुक में होती है, जर्नल एंट्री में होती है। रॉ मटेरियल आया तो रॉ मटेरियल आ रहा है, सामने आपको पेमेंट करना है, उसकी एंट्री बुक करनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल पेमेंट ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, परचेज रॉ मटेरियल एक्सेट्रा, वेजेस अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट सीआर। उसी प्रकार से सैलरी, तो भाई सैलरीज अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट सीआर, ऐसी कुछ होती है, ठीक है। क्यों ये इसको हम ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि ये सारा बिजनेस का खर्चा है, इसको हमने धंधे में लिया है, पैसा धंधे में लगा रहे हैं। अब समाज सेवा तो है नहीं, आपको रखना पड़ेगा हिसाब कि आपने किस में कितना डाला, क्योंकि आपको हमें पता करना है ना आपने कितना कमाया। अब मैंने कितना कमाया पता कैसे चलेगा, सामने मुझे देखना पड़ेगा खर्चा कितना है, फिर जो भी मेरी इनकम हुई उसमें से मैंने उसको माइनस किया, फिर जो बचा वो मेरा प्रॉफिट या लॉस। 100 रुपए मैंने धंधे में डाले तो मुझे एंड में देखना पड़ेगा ना कि मैंने एंड में कमाया क्या। अगर मान लो कि 100 रुपए का सामान बनवाया था, 120 में बिका, तो 20 रुपए मेरा क्या हुआ, फायदा। वो पता कब चलेगा वो 20 रुपए फायदा है मेरा है, जब आपको पता चलेगा कि आपका एक्चुअल कॉस्टिंग क्या था बनाने का उसको। उसमें ये सारे कॉस्ट आपको लेने पड़ेंगे प्रोडक्शन के अंदर के सारे फैक्टर्स। उसमें सैलरी आ गया, वर्कर्स का वेजेस आ गया, सैलरी एम्प्लॉइज की, वर्कर्स वेजेस की, फिर रॉ मटेरियल का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब यू हैव टू काउंट ऑल दैट, ठीक है। ये एक्सप्लिसिट। और दूसरा है इम्प्लिसिट, इज द कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन्ड रिसोर्स ऑफ द प्रोडक्शन यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस। ये वो कॉस्ट है उन रिसोर्स का जो व्यक्ति की खुद की है। ये तो बाहर से ला रहा है, रॉ मटेरियल तो बाहर से आ रहा है, एम्प्लॉइज हायर कर रखे हैं, ठीक है। इम्प्लिसिट में क्या है, ये वो रिसोर्स की बात हो रही है जहां पे उसके खुद के रिसोर्स है, उसका ओनर वो खुद है, ठीक है। यूज इन प्रोडक्शन और एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इनपुट सप्लाइड बाय ओनर इटसेल्फ, या फिर उतना ही पैसा या उतना ही इनपुट बतौर कैपिटल वो खुद डालता है। These are not entered into books of account. खुद की जेब से डालेगा पैसा उसका लिखता नहीं है, ठीक है। उसका ही पैसा था, उसने अपने जेब से अपने धंधे में डाला, उसकी वो एंट्री करता नहीं।
Okay, then is normal profit. It is the minimum amount required to keep the producers into business. अगर किसी को धंधे में रहना है, किसी को भी अगर धंधे में रहना है, वो धंधे में कब रहेगा? जब उस धंधे से कुछ फायदा होता है। सही है। मैं अगर धंधा शुरू करूं कोई भी, तो क्यों शुरू करूंगा? प्रॉफिट के लिए, क्योंकि सोचूंगा कि एंड में भाई मैं कुछ कमाऊंगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? मिनिमम अमाउंट है कि व्यक्ति कोई भी धंधा को उसको इतना तो मिलना चाहिए। इट इज द मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड टू कीप द पर्सन इन बिजनेस, ओके, और प्रोड्यूसर इनटू बिजनेस। इन अदर वर्ड्स, इट इज द मिनिमम सप्लाई प्राइस ऑफ द एंटरप्रेन्योर। मिनिमम सप्लाई प्राइस ऑफ द एंटरप्रेन्योर। अगर वो 100 रुपये बना रहा है तो वो 120 में बेच रहा है। 120 क्या हो गया उसका? मिनिमम सप्लाई प्राइस। और वो 20 रुपये उसमें से जो कमाएगा वो उसका क्या बन जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट। फिर डिपेंड करेगा वो रेट्स बढ़ाता है कि नहीं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द वेज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। अब एंटरप्रेन्योर मालिक है जो, वो सैलरी लेगा नहीं, वेजेस भी नहीं लेता है, तो उसके लिए उसको भुगतान कैसे हो रहा है? प्रॉफिट्स, जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसका ही हो रहा है। उसके लिए प्रॉफिट क्या बन जाएगा? उसका वेज या उसका पगार, एक तरीके से। ओके ओके, कॉस्ट बेसिकली देयर आर शॉर्ट टर्म कॉस्ट में 3 प्रकार के हैं, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट 2 प्रकार के हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट 2 प्रकार के, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट एक ही है। ओके, पहले बात करेंगे टोटल कॉस्ट की। इट रिफर्स टू टोटल अमाउंट ऑफ मनी व्हिच इज इनकर्ड बाय अ फर्म ऑन प्रोडक्शन ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी। टोटल कॉस्ट क्या है? कि जितना भी पैसा वो लाया है, जितना भी पैसा कोई फर्म इकट्ठा करता है धंधे के लिए, ठीक है, प्रोडक्शन पे, चीजों को बनाने में पैसा चाहिए, तो जितना पैसा उसमें लगा रहा है वो, उसे हम कहेंगे टोटल कॉस्ट। दैट इज इनकर्ड और ब्रॉट इनटू बिजनेस फॉर प्रोडक्शन पर्पस एट एनी गिवन अमाउंट ऑफ टाइम टू प्रोड्यूस एनी अमाउंट ऑफ कमोडिटी। टोटल कॉस्ट क्या है? इज द सम और एडिशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? टोटल कॉस्ट इक्वल टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ओके, ये इसका फॉर्मूला है। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और कहेंगे टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट इनटू क्वांटिटी। ओके, आउटपुट क्यू क्या है? आउटपुट यानी क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, दोनों फॉर्मूला है, जो आसान, जो वैल्यू दे रखी हो उससे तो फॉर्मूला में लगाना होता है। ठीक है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आल्सो कॉल्ड सप्लीमेंट्री कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को क्या कहा जाता है? सप्लीमेंट्री कॉस्ट। इट इज द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर फॉर एम्प्लॉयिंग फिक्स्ड इनपुट्स। फिक्स्ड इनपुट्स को रखने के लिए उसने जो खर्चा किया है वो कहां पर जाएगा? फिक्स्ड कॉस्ट में। और वेरिएबल फैक्टर्स के लिए जो खर्चा कर रहा है, रॉ मटेरियल सब कहां पर आएगा? वेरिएबल। दे कीप ऑन चेंजिंग, वो किस में जाएगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट में जाएगा। ठीक है, रेंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग वो फिक्स रहता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो भी फिक्स रहता है, ये सारा कहां पर आएगा? फिक्स्ड कॉस्ट में आएगा। ऐसी चीजें जो फिक्स रहती है, आपका प्लांट मशीनरी ये सब क्या है? असेट्स कैसी है? ये फिक्स्ड असेट्स, इसमें कोई बदलाव होता नहीं है। इसका जो भी खर्चा होगा वो किस में लिखा जाएगा? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में लिखा जाएगा। फिर आपका रॉ मटेरियल है, फिर वेजेस, ये सब किस में जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि वो चेंज होता है। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अगर ये फॉर्मूला पता होगा ऑटोमेटिक सारे फॉर्मूला बनेंगे। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? टोटल कॉस्ट में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करना होगा, या फिर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल्स टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इनटू क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, आउटपुट। इसके फीचर्स, इट रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट। रेंट चेंज होने वाला है? नहीं होने वाला, वो सेम रहेगा। ठीक है, तो इट रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट। इट इज नॉट जीरो इवन एट जीरो आउटपुट लेवल। भले ही आपका आउटपुट जीरो हो, रेंट तो उतना ही लगना है। मैंने अगर कोई जमीन भाड़े पे लेके वहां मैंने प्लांट शुरू किया, और प्लांट भी चलो किसी का था मैंने भाड़े पे ले लिया, मैंने कुछ नहीं बनाया, मुझे रेंट तो उसको देना ही है। फिर भी अगर मैं घर किराए पे लूं और उस घर में मैं 2 महीने बाद रहना हूं, पर 2 महीने किराया तो मुझे देना ही है, बरस में मैं रहता नहीं, वो फिक्स कॉस्ट है। ठीक है, तो यहां पर इसका फीचर क्या होगा?
पहले तो इट रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल लेवल आउटपुट्स, दूसरा इट इज नॉट जीरो, ये कभी भी जीरो हो सकता नहीं है, भले ही आपका आउटपुट जीरो हो, भले आपने कुछ बनाया नहीं है, लेकिन ये खर्चा तो आपको आने वाला है। और जिस दिन आपने लिया उस दिन से गिनती शुरू उसकी। Therefore, total fixed cost curve is parallel to x axis. टोटल फिक्स कॉस्ट का कर्व कैसा होगा? ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, वो कैसा होगा? पैरेलल होगा, ठीक है। टोटल कॉस्ट एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अगर आउटपुट जीरो है उसका कॉस्टिंग कितना हुआ? उतना ही रहेगा जितना फिक्स्ड कॉस्ट का था, भले मैंने कुछ बनाया नहीं, पर मेरा आउटपुट का कॉस्ट मान लो 20 रुपए था, तो सामने कितना था? 20 रुपए। और फोन है